रणदीप सरदेसाई ट्वीट करके बोलते हैं कि उसको 25 तारीख को इसलिए बुलाया गया है कि 25 तारीख को फार्मर्स का जो एजिटेशन होने वाला है, जो कांग्रेस ने या बाकी विपक्षी दलों ने अनाउंस किया है, वो एजिटेशन फ्लॉप हो जाए। अरे भाई, कोई इनसे पूछे जाकर फार्मर्स ने वहां पर दीपिका से क्या लेना? फार्मर्स को क्या मतलब है कि दीपिका उस दिन वहां पर एनसीबी में पेश होने जा रही है? अगर फार्मर्स सरकार की किसी नीति के विरोध में सड़क पर आना चाहते हैं तो वो आएंगे। फर्क कहाँ पड़ेगा? जो इन लिबरल गैंग वालों को डर है कि उस दिन की सारी पब्लिसिटी, सारी टीआरपी तो दीपिका खा जाएगी जी। उनके फार्मर्स के एजिटेशन को कोई देखेगा नहीं जी। और देखेगा कैसे? उन्होंने अगर वहां 1000 लोग आने हैं तो उनकी अपेक्षा रहेगी कि जो चैनल्स आ रहे हैं उसको 1 लाख की भीड़ दिखाएं जी जी। तो रणदीप सरदेसाई की सारी चिंता ये है। और यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं रणदीप सरदेसाई से बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अरे भाई, आज देश की जनता आपको देखना नहीं चाहती। जिस चैनल पर आप काम करते हैं ना, जो लेटेस्ट टीआरपी की रेटिंग आई है उसमें अर्नब गोस्वामी के चैनल ने 48% की छलांग मारी है जी। और आपका चैनल डिस्टेंस थर्ड, तीसरे नंबर पर है 15% की रेटिंग के साथ जी जी। आप किसको दिखाएंगे फार्मर्स एजिटेशन? किसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं? सारा खेल ही इस बात का है कि किस तरह से राष्ट्र विरोधी ताकतें एक दूसरे के साथ एकजुट हों और किस तरह से इन लोगों को बचाया जा सके। देखिए, विपक्ष की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, रणदीप सरदेसाई की आपने बात की है। रणदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था उनको विक्टिम बनाने के लिए। वैसे ही अब किसानों का इंटरव्यू क्यों नहीं ले लेते हैं, ताकि किसान को भी कोई देखे, आगे आए किसान। लेकिन अभी तक कोई धरने पर तो नहीं बैठा है, खुद ही बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे किसान। तो दीपिका को बचाने के लिए ये गेम क्यों खेला जा रहा है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ दीपिका बहुत लकी है कि रणदीप उनका इंटरव्यू ना लें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि रणदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, अंदर हो गई बेचारी। रणदीप सरदेसाई ने ताहिर हुसैन का इंटरव्यू लिया, वो भी अंदर हो गया और साबित हो के अंदर हो गया। किसी इल्जाम में अंदर नहीं हुआ, साबित हो के अंदर हो गया। और जिन इंटरव्यू में बेचारे जिन बड़े लोगों के साथ उसने इंटरव्यू किया, उन सब से इसने लताड़ खाई। बताइए, प्रणब मुखर्जी ने इसको लताड़ा, मुकेश अंबानी ने इसको लताड़ा, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसको लताड़ा। किस से इसको लताड़ नहीं पड़ी? पर ये बंदा ऐसी मोटी चमड़ी का है, रोज डांट खाता है, रोज बेइज्जती करवाता है और रोज उठ के फिर कोई ना कोई नया इशू लेकर आ जाता है। बॉलीवुड के स्टार्स के बच्चे, भले वो नेपोटिज्म के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो, वो जो ड्रग का रैकेट सामने आ रहा है और इसके तार जो आईएसआई के साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जुड़ रहे हैं, सबसे बड़े खतरे की बात वो है। दीपिका तो एक मोहरा मात्र है। दीपिका ने ड्रग यूज किया, ये वो अपनी चैट में मान ही चुकी है। आज उसने बयान भी दिया है कि मैं सहयोग करूंगी, मैं बयान दूंगी। अरे भाई, आप क्या बयान दोगे? आफ्टर ऑल आपने ड्रग तो यूज किया ही है और ड्रग आप मंगवाते भी हैं और ड्रग आप देती भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद जो रहस्यमय उनकी मृत्यु हुई, मैं तो ये कहूँगा उनकी जो हत्या हुई, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद बॉलीवुड की ये जो परतें एक के बाद एक खुल रही हैं, उसमें ये चीज़ निकल कर आ रही है कि जो नेपोटिज्म का इल्ज़ाम कंगना रनौत ने लगाया या जिस चीज़ का शिकार सुशांत सिंह राजपूत हुए, वो सारा एक इतना बड़ा नेक्सस है। जो नेक्सस कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बॉलीवुड में जहां भारत की इमेज को खराब करने का बड़ा एक सुनियोजित षड्यंत्र पिछले काफ़ी समय से चल रहा था, और साथ में जो नई युवा पीढ़ी है उसको ड्रग में धकेलने का जो काम चल रहा था, उसके लिए जो पार्टियां आयोजित की जाती थी, तो सुशांत सिंह राजपूत तो किस्मत वाले थे। भले आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनको फिल्में मिली, अपनी प्रतिभा के बल पर वो आगे पहुंचे, स्टार बन गए, उन्होंने पैसा भी कमाया, यश कमाया। लेकिन ऐसे सैकड़ों हजारों नवयुवक और नवयुवतियां हैं जो एक करियर बनाने की चाह में मुंबई तो पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ये इन लोगों के नेपोटिज्म चलाने वालों के और ड्रग माफिया के जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि अब जितनी भी आप चैट्स पढ़ेंगे, भले वो रिया का भाई हो या उसके आगे जितने भी लोग पकड़ में अभी तक आए हैं, वो और छोटे छोटे जो टीवी कलाकारों के नाम सामने आने लगे हैं, उनके साथ में यही पता लग रहा है कि हर वो छोटा कलाकार, हर वो प्रतिभाशाली व्यक्ति जो बॉम्बे पहुंचता है, उसको ये लोग ड्रग पेडलर की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं।
वो उनके लिए एक करियर का काम करता है, जो कि ड्रग इधर से उधर और उधर से इधर देता है। अब इस नेक्सस से कोई भी नहीं बचा। जैसा कि सुन रहे हैं कि 50 नाम आए हैं, अब उन 50 नामों में रिया ने कितने नाम लिए हैं, दीपिका उनमें से एक है। और जहाँ तक बात दीपिका की है तो क्या कहें उसके बारे में। आपने छपाक का तो जिक्र कर दिया कि छपाक में उन्होंने बहुत बढ़िया रोल किया। यहाँ प्रॉब्लम यही है कि भारत की जो युवा पीढ़ी है वो बॉलीवुड के स्टार्स को अपना आदर्श बना लेती है, आइकॉन बना लेती है और उनको अपना आइडल बना लेती है। तो ऐसी दीपिका पादुकोण जो जाने कितने लोगों का आइडल बनी होगी छपाक से, या उससे पहले जब उन्होंने एक हिस्टोरिकल मूवी में काम किया तो उसमें उन्होंने जो पद्मावत का रोल किया, उसके बाद उनकी लोकप्रियता कहाँ से कहाँ जहाँ पहुँची। ठीक है, लेकिन असल लाइफ में वो क्या कर रही थी? असल लाइफ में वो ना सिर्फ ड्रग यूज़ कर रही थी बल्कि ड्रग की सप्लाई में लिप्त थी। और साथ ही जो देश विरोधी ताकतें हमारे यहाँ पर काम करती हैं और बॉलीवुड के साथ जो इनका नेक्सस है, वो छपाक से जस्ट पहले जो उनका जेएनयू में जाना था, वो जेएनयू में उनका जाना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस गैंग के साथ खड़े होना, इस बात को दर्शाता है कि दीपिका पादुकोण, आप भले ही ड्रग लेती हूँ, आप भले ही ड्रग पेडलिंग करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपने वहाँ जाकर राजद्रोह भी किया है। भले ही आप पर मुकदमा ना चलाओ देश में, लेकिन देश की जनता ने आपके ऊपर मुकदमा ज़रूर चलाया और देश की जनता आपको इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे छपाक ने परिणाम भुगता, वो बिल्कुल छपाक हो गई फिल्म। ऐसे ही बॉलीवुड के वो लोग जो कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ इन्वॉल्व हैं या भारत विरोधी हरकतों के साथ इन्वॉल्व हैं, उनकी आने वाली फिल्में फ्लॉप होने जा रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और फिर आप इसमें एक चीज़ और भी देखिए, दीपिका पादुकोण जब वहाँ पर जाती है तो उसके समर्थन में कौन लोग आते हैं? मीडिया का एक पर्टिकुलर गैंग, एक पर्टिकुलर जो लिब्रांडू गैंग जिनको बोलते हैं, जो खान मार्केट गैंग है, वही सब तो उसके फेवर में आए। और कौन उसके फेवर में आया? कोई भी नहीं आया। लेकिन ये बॉलीवुड वालों ने जो नशे की दुकान अपने यहाँ चला रखी थी, लेकिन अपनी तो बदनामी वो करते नहीं। पिक्चर बनाते हैं उड़ता पंजाब, यानी पूरे पंजाब के युवा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पंजाब का युवा जो है वो ड्रग में लिप्त था, उस समय था। लेकिन इन्होंने जिस ढंग से उसकी प्रस्तुति करी और पंजाब को जिस तरह से बदनाम किया, वो बेहद शर्मनाक था। जबकि ये खुद पूरा बॉलीवुड नशे की लत से ग्रस्त है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जी, कि आप दीपिका को देख लीजिए या इनके समर्थन में जितने भी हीरो हीरोइंस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर जितने भी आ रहे हैं, वो बोलते क्या हैं कि भाई ड्रग्स यहाँ आए कहाँ से, पाकिस्तान से यहाँ पहुँचे कैसे, बीएसएफ जिम्मेदार है साहब। फिर कोई हीरोइन आएगी टीवी पर, चैनल पर बोलती हुई, कहेगी जी आप सिर्फ बॉलीवुड को क्यों बोल रहे हो, आप जाके देखिए आंध्रा की फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रग चलता है, आप जाकर देखिए गोवा में भी चलता है, आप जाकर देखिए धर्मशाला में भी चलता है। अरे भाई तुम पहले अपना घर तो संभालो, दूसरों को शिक्षा काहे को दे रहे हो? यानी कि ये चाहते हैं कि वो पुलिस, वो एनसीबी, वो ईडी जिसने एक चोर को पकड़ लिया है चोरी करते हुए, वो उसको तो छोड़ दें। लेकिन चूंकि चोर ये कह रहे कि भाई दूसरी गली में भी चोरी हो रही है, तो पहले जाओ दूसरे चोर के पकड़ के लाओ, फिर उसके बाद हमसे बात करना। ये कहाँ का तर्क है? क्या दिमाग है इनका? जब पुलिस के सामने आपके सबूत आ चुके हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन जो है, एनसीबी जो है, वो आपको ही पहले पकड़ेगी, आपसे पूछताछ करेगी, आप पर मुकदमा चलाएगी। फिर बाकी की चिंता आप छोड़ दीजिए, वो प्रशासन का काम है। देखिए विपक्ष का ये भी कहना है कि दीपिका पादुकोण को ये सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि वो जेएनयू गई थी छात्रों के समर्थन में। और वहीं कंगना रनौत पर कह रहे हैं कंगना रनौत को बीजेपी की तरफ से सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो बीजेपी की चापलूसी करती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत ही हास्यास्पद चीज़ है और आज भारत की जनता ये इनके इन बातों में आने वाली नहीं है। कारण क्या है कि जो आपने बात कही, जो इल्ज़ाम लगाने की आपने बात कही, वो इल्ज़ाम लगा कौन रहा है? ये वही लिबरल गैंग है, ये वही खान मार्केट गैंग है जो अभी तक पूरी चीज़ों को कंट्रोल करता था। ये राजदीप सरदेसाई, ये बाकी सब जितने भी हैं, रवीश कुमार, बरखा दत्त, राणा आयूब, ये सब उसी गैंग से निकले हुए लोग हैं। तो इनकी चिंता ये नहीं है कि दीपिका के ऊपर क्या होगा, इनकी चिंता उससे भी ज़्यादा ये है कि कंगना को सिक्योरिटी कैसे दे दी, कंगना के पीछे देश कैसे खड़ा हो गया,
या कंगना के पीछे कोई और चैनल इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ गया? अरे भाई, तुम ये समझने की कोशिश करो, आज जनता जागरूक हो चुकी है और ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आज जिस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, इसके माध्यम से मेरी आवाज़ जितने भी लोगों तक पहुंचेगी, तो ये इस सोशल मीडिया की ताकत है। जी जी बिल्कुल। आज कोई भी जनता का प्रतिनिधि या व्यक्ति जो है वो अपनी बात कहने के लिए किसी एनडीटीवी जैसे चैनल पर निर्भर नहीं है। एनडीटीवी, मैंने अभी रेटिंग की बात करी, टीआरपी रेटिंग, एनडीटीवी 24/7 की रेटिंग आई है 3.5, शर्मनाक है। प्रणॉय जेम्स, ये शर्मनाक है। प्रणॉय जेम्स रॉय आपके लिए शर्मनाक है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, प्रणॉय रॉय का एनडीटीवी किसी ज़माने पर उस मुकाम पर था जब यूपीए 1 और 2 चल रहा था। तो मैडम सोनिया जी रात को 9 से 10 तक टीवी देखती हैं, ठीक है? तो 9 से 10 तक जो प्राइम टाइम होता था, उस टाइम पर वो एनडीटीवी सबसे पसंद से देखती थी, क्योंकि उन्हीं की भाषा बोली जाती थी। प्रणॉय जेम्स हैं, प्रणॉय जेम्स रॉय, उन्हीं की भाषा बोलते थे। तो उन प्रणॉय रॉय के पीछे कांग्रेस पार्टी के जो छोटे मोटे लीडर्स या एमपीज या मंत्री तक वो पड़े रहते थे। भाई साहब 2 मिनट समय हमें भी दे देना, मैडम की नज़र पड़ जाएगी। भाई साहब 2 मिनट समय हमें भी दे देना, मैडम की नज़र पड़ जाएगी। आज उस प्रणॉय रॉय की चैनल की हालत अगर 3.5 है, तो इन लिब्रांडुओं को ये सोचना चाहिए कि इनकी ये हालत इसलिए है कि आज जनता आपको नहीं देखना चाहती। इसलिए आप लाख कह लीजिए कि दीपिका पर इल्ज़ाम इसलिए लग रहा है कि वो जेएनयू गई थी, या कंगना को सिक्योरिटी इसलिए दी जा रही है कि उसने बीजेपी की भाषा बोली है, कोई सुनने वाला नहीं है भैया, कोई सुनने वाला नहीं है। जी दुष्यंत जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर दीपिका इतनी ही बेकसूर है, सारा अली खान इतनी ही बेकसूर है, तो क्यों वकीलों की लाइन लगा रहे हैं? क्यों वो इधर उधर जा रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं, हम कैसे बचे, हम कैसे बचे, हम कैसे बचे? अगर ड्रग आपने नहीं लिया है, अगर नशा आपने नहीं किया है, तो क्या जरूरत है डरने की? एनसीबी को जाकर सीधा जवाब दीजिए ना। देखिए, ऐसा है, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है कि इनको क्या डर है कि ये वकील कर रहे हैं। वकील कौन करता है? देखिए, कोई भी ये कुछ बहुत अच्छे अच्छे वकील मेरे भी दोस्त हैं, मैंने उनसे भी इस बारे में चर्चा की। उनका बड़ा साफ सा कहना था, उन्होंने कहा चोपड़ा जी एक बात जान लीजिए, वकील के पास कौन जाता है? वकील के पास वही जाता है जिसने कोई अपराध किया हो। तो जितने भी शातिर अपराधी होते हैं, भले वो चोर हो, डाकू हो, खूनी हो, तस्कर हो, ड्रग पेडलर हो, उनको ही वकीलों के नंबर, पते सब पता होते हैं। तो जैसे उनको थोड़ी सी भी आहट होती है ना कि प्रशासन, पुलिस, एनसीबी को उनके पीछे पड़ रहा है, तो वो भागे भागे जाते हैं वकीलों के पास। तो इनका वकीलों के पास भागना ही इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या मैं तो कहूँ दाल ही काली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुष्यंत जी। ये थे हमारे साथ दुष्यंत जी। इनका यही कहना है कि लिबरल्स थोड़ी सी शर्म करो, क्योंकि आम जनता को अब आपके चैनल के माध्यम की ज़रूरत नहीं है अपनी बात पहुंचाने के लिए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए द राजधर्मा।